अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो हमारा होगा ना वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो बुक है जतोई वाली, उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो कॉर्निया आ रहा है। अच्छा, कॉर्निया के अंदर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी लेक्चर्स मैं कोशिश करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो लेक्चर रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी बुक स्टडी का। मतलब आप ये नहीं सोचें कि आपने लेक्चर पढ़ लिया तो आपको वो चैप्टर या वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में आसानी देगा। ऑल्दो मैंने फिर आपसे कहा था वो बुक जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवरी टॉपिक। तो आपने जो टॉपिक्स मैं नाम ले रहा हूँ या जो पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिनका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करूँगा, उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। बाकी वो कहना चाहिए कि वो सैलिड्स की तरह से, वो आप एक्स्ट्रा लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेन कोर्स जो है ना वो टॉपिक्स आपने ज़रूर करने। अब आज जो कॉर्निया में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैरेटाइटिस में अगेन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। उसके बाद क्या होगा जनाब? केरेटोकोनस इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, मगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ज़्यादा एग्जाम में सवाल नहीं आते, वो मैं आपको तस्वीर हो सकता है बाद में बता दूं। तो बेसिकली कैरेटाइटिस की, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल की हम ये पूछेंगे कि डिस्कस भी करेंगे कि आपस में फ़ीचर्स क्या होते हैं, कॉमन फ़ीचर्स क्या हैं, डिफरेंशियल फ़ीचर्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से ज़्यादा मशहूर होते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ कैरेटाइटिस, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉर्निया है, एक इसका फ्रंट व्यू आ गया, एक इसका साइड व्यू आ गया, ठीक है ना। वैसे तो कॉर्निया बहुत सारी लेयर्स हैं, 5 लेयर हैं। इनफैक्ट आपकी एपिथेलियम आती है, बोमन्स आती है, उसके बाद स्ट्रोमा आता है, फिर डेस्मेंट एंड एंडोथेलियम। तो आप आसानी के लिए फ़िलहाल इस चैप्टर के आसानी के लिए आपने इस तरह से पढ़ना है कि सामने एपिथेलियम है, पीछे एंडोथेलियम है एंड दिस वन इज स्ट्रोमा, ठीक है। अच्छा, और फ्रंट से देखें तो कॉर्निया आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वक्त के साथ साथ कॉर्निया ओपेक हो जाएगा, कॉर्निया हेज हो जाएगा, कॉर्निया में एडिमा आ जाएगा, तो भाई कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहती। 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखते हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो मशहूर है वो है जनाब एंडोथेलियल सेल्स। इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर पंपिंग एक्टिविटी होती है, जिनका काम ये होता है कि स्ट्रोमा में अगर पानी आ जाए तो वो उठा के वापस एंटीरियर चैम्बर में डालते हैं। दिस होल पोर्शन इज एंटीरियर चैम्बर। ये आइरस रहा, पीछे लेंस रहा, ठीक है। तो एंडोथेलियम का काम क्या है? एंडोथेलियम पंपिंग एक्टिविटी टू मेंटेन स्ट्रोमा ड्राई, एक फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर क्या होता है? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास लिम्बस पे, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड द कंजंक्टिवा, वी हैव स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल का काम क्या है कि कंजंक्टिवा के सेल्स को, कंजंक्टिवल टिश्यू को कॉर्निया पे आने ना दे। और इसी तरह से ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून जो वेसल्स हमारे पास, ब्लड की शरियानें जो होती हैं, जो भी कुछ हैं, वो हमारे पास लिम्बल स्टेम सेल के थ्रू रुक जाती हैं और आगे नहीं आती, ठीक है। तो कॉर्निया ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर, द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विच इज ए वैस्कुलर, इवन देन इट्स एक्वायरिंग ऑक्सीजन, जो भी है वो जनाब कॉर्निया है। अगर कॉर्निया के स्टेम सेल्स खराब हो जाएंगे तो वेसल्स ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। इसको हमने कहा था, ये पेनस भी कहते हैं, PANNUS, जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था चैप्टर के अंदर। 2 तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट बेटे ये कि स्ट्रोमा में ना फाइबर्स बड़ा यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। ये जो नॉर्मल या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स होती है ना, ये मेंटेन रखती है ट्रांसपेरेंसी। इन फाइबर्स को बिल्कुल ऐसे समझिए आप जिस तरह से आप स्कूल्स में शो देखते हैं, बच्चों को कहते हैं 1 2 3, कोई बच्चा उठ जाता है, कोई बैठ जाता है, एंड देन यू कैन सी प्रॉपर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ किड्स इन अ रो, जैसे नमाज के अंदर भी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास कोलेजन फाइबर्स यूनिफॉर्मली अरेंज हैं। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? वापस जाइए थर्ड ईयर चैप्टर में या सेकंड ईयर में जिसमें हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं और कहते हैं जी ट्रांसुरेट एक्सुरेट आता है, वॉट एवर इट इज, चाहे वो ट्रांसुरेट हो चाहे वो एक्सुरेट हो, इट्स बेसिकली ए फ्लूइड। तो फ्लूइड का काम क्या होगा? यहाँ पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब पानी होगा तो ये कोलेजन फाइबर्स यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं रहेंगे। जब ये यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं रहेंगे तो जनाब कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हो जाएगी। ईदर इट कुड बी फॉर्म ऑफ एडिमा जो एक्टिव है, और या वो स्कारिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों में अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो होती है वो खराब हो जाती है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था हमारे पास जो कॉर्निया का हमने पढ़ा। आप लोग बीच में जाना चाहें तो चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑफिशियल क्लास नहीं हो रही। तो बहुत देर तक ये बच्चे बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, अब हमारे पास जो हम कैरेटाइटिस बात करेंगे, कौन कौन से कैरेटाइटिस हैं। बिफोर गोइंग इनटू कैरेटाइटिस तो हमने क्या करना है कि जी हमारे पास नॉर्मल फीचर
एक केराटाइटिस के अंदर, या कॉमन कहना चाहिए कि कंप्लेंट्स क्या होंगी भाई, केराटाइटिस होगा, कॉर्निया इन्वॉल्व होगा। जब कॉर्निया इन्वॉल्व होता है बेटा तो इरिटेशन, क्योंकि सरफेस इरेगुलरिटी होती है, इरिटेशन होगी, वाटरिंग होगी, चुभन, खटक, इचिंग, इसका आप कुछ भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या होगी जनाब, कॉर्निया के अराउंड हमारे पास वेसल्स आ जाती हैं, क्योंकि जब कभी इन्फ्लेमेशन होती है दे नीड दोज इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू टेक इट ऑफ, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी इसके सराउंडिंग वाली वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। वो मतलब वो उस इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को लेके जा रही होंगी, इसलिए वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा, तो आपको कंजक्टिवा रेड मिल सकता है, ठीक। इसके अलावा जनाब क्या होता है, एक लफ्ज़ कहते हैं उसको फोटोफोबिया। What does that mean? Photo means light, phobia means hating. तो पेशेंट क्या करेगा, उसको जो लाइट होगी वो चुभेगी। तो केराटाइटिस की कॉमन का क्या हो गई, चुभन, खटक, खारिश, पानी, रेडनेस, इचिंग और लाइट में देखने में डिस्टर्बेंस। सही। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, ठीक। याद रखिए द बिगेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज स्किन, बिगेस्ट इम्यूनिटी ऑफ बॉडी इज स्किन। अच्छा, अब ऐसे ही हमारे पास कॉर्निया के ऊपर जो हमने इस लेयर की बात की, जो क्या है, एपिथेलियम, ठीक। अगर एपिथेलियम इंटैक्ट है तो चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज वेरी वेरी लो। जब कभी हमारी एपिथेलियम उड़ जाएगी तो चांसेस ऑफ एनी इन्फेक्शन विल बी हायर एंड बैक्टीरिया इज टॉप ऑफ दैट, ठीक। तो बैक्टीरियल केराटाइटिस हमारे पास जब कभी होगा तो यूजुअली इट स्टार्ट विद एन अल्सर। व्हाट इज अल्सर? डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी इन एपिथेलियम। तो ये जनाब हमारे पास अल्सर बनेगा। अल्सर बनने के बाद क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स आएंगे, यहां पर इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड एडिमा कर देगा। उसके बाद छोटे छोटे इन्फिल्ट्रेट्स आने शुरू आते हैं। इन्फिल्ट्रेट्स जब जमा हो जाते हैं और वो मजीद इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड आने शुरू आते हैं तो उसको हम सुपरेटिव यानी पस कह देते हैं, एब्सिस बन जाती है। जब एब्सिस बनती है तो वो एरिया, ये वाला एरिया स्ट्रोमा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है या मेल्ट हो जाता है, एंड फाइनली उसके सराउंडिंग एरिया थिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो थिन होना शुरू हो जाएगा फाइनली जनाब क्या हो जाएगा, वो परफोरेट हो जाएगा। पहले ये थिन होगा एंड फाइनली परफोरेशन। ये वो पूरा सीक्वेंस है जो एक बैक्टीरियल केराटाइटिस के अंदर हमें एक बस ओवरव्यू पता होना चाहिए कि भाई वेयर फ्रॉम इट स्टार्ट्स और कहाँ वो जाके एंड हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब बैक्टीरियल केराटाइटिस में फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जनाब ये एपिथेलियम रही, ये एंडोथेलियम रही, बीच में स्ट्रोमा रहा। तो स्टार्ट में हो सकता है कि जनाब सुपरफिशियल लेयर में एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स मिले, उसके साथ में आपको यहाँ पे एडिमा मिला। जस्ट रिवीजन ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट सेड अर्लियर, वही सारी चीज़ें, ठीक। इसके बाद जनाब क्या होगा कि ये स्ट्रोमा में जब फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा तो जैसे मैंने आपसे कहा था कोलेजन फाइबर यूनिफॉर्मली अरेंज थे, अब उनकी अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो उसमें हो सकता है आपको वहाँ पे क्लाउडीनेस, हेजीनेस बिकॉज ऑफ एडिमा, बिकॉज ऑफ फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। फाइनली ये एरिया थिन हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रोमा की थिनिंग हो जाएगी या इसको मेल्टिंग भी कहते हैं, और फिर जनाब क्या हो जाएगा, परफोरेशन। ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हाउ टू ट्रीट बैक्टीरियल केराटाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात क्या होती है कि जनाब हमने सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स देनी है, और सेकंड थिंग क्या होती है कि हमने वो जो एपिथेलियल डिफेक्ट था, चाहे वो यहाँ बना चाहे वो कहीं और बना, उस एपिथेलियल डिफेक्ट की भी ट्रीटमेंट करनी है। अब इन दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। एंटीबायोटिक्स, यस, दे आर सो मेनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, हमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों कवर करने होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा बेसिट्रेसिन हो गई, सेफ्रोक्साइम हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, ये उस तरफ चला जाता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के लिए क्या आ जाती है, जेंटामाइसिन आती है, ऊफ्लॉक्सासिन आती है, न्यूफ्लॉक्सासिन आती है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स आते हैं। तो ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज है। उसकी ट्रीटमेंट क्या बताता हूँ आपको, वो किस तरह से पता चलेगा आपको। एक तो एंटीबायोटिक हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा कि परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट, जो एपिथेलियल डिफेक्ट है उसको आपने ट्रीट करना है। एपिथेलियल डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है जनाब, उसको लुब्रिकेट रखना है, सही। लुब्रिकेशन के लिए आपने टीएस सब्स्टिट्यूट देने। अगर खुदा न खास्ता उससे कवर नहीं होता और खुदा न खास्ता वो परफोरेट होने जा रहा है, तो यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये खुदा न खास्ता परफोरेट हो रहा है या थिन हो रहा है, उस वक्त क्या एक्टिव इन्फेक्शन है या ये सेक्रेटरियल स्टेज कह लीजिए, या स्कार्ड हो गया, आसान लफ्ज़ों में चलें, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं इस बात को कि अगर खुदा न खास्ता इस एरिया में परफोरेशन होने वाली है
या बहुत थिन हो चुका है स्ट्रोमा। हमें देखना होता है कि क्या एक्टिव इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं है। अगर तो एक्टिव इन्फेक्शन मौजूद है देन वी हैव टू रिप्लेस दिस एरिया, हमें उस कॉर्निया को निकालना पड़ेगा। उस इन्फेक्टिव टिश्यू के ऊपर कुछ भी लगा देने से ट्रीटमेंट हल नहीं होगी। ये बिल्कुल वही होगा भाई जैसे घर की सफाई और कालीन के नीचे हम कचरा डाल देते ना, तो कालीन के नीचे कचरा है, सफाई विल नॉट बी देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस पूरे कॉर्निया को निकालना है। ठीक, इसको हम कहते हैं केरेटोप्लास्टी की 4-5 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप होती है उसको हम कहते हैं थ्योरेपेटिक केरेटोप्लास्टी। केरेटोप्लास्टी मींस कॉर्निया की आपने स्टिचिंग करनी है, कॉर्निया को बनाना है। बट दिस इज थेरेपेटिक केरेटोप्लास्टी, इसमें आपने पूरा इन्फेक्टेड कॉर्निया निकालना है और आपने साफ सुथरा कॉर्निया लगाना है। ठीक, दिस शुड बी डन, मैं फिर बता रहा हूं, जब एक्टिव इन्फेक्शन है, जब स्कार्ड हो गया, पुराना हो गया, एक्टिव टिश्यू नहीं है, देन यू कैन अप्लाई जनाब बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। एक बड़ा प्लास्टिक से लेंस होता है वो लगा सकते हैं, उसको कहते हैं BCL, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, नहीं तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है जो प्लासेंटा से ड्राइव की जाती है, बाकायदा बनाई जाती है, वो अक्सर अवेलेबल है, वो दुनिया भर में लगा रहे हैं, उसको लगा सकते हैं आप। ठीक, या फिर क्या होता है कि अगर बहुत ही परफोरेट होने वाला है तो छोटा सा कहीं से कॉर्निया उसमें भी लगाई जा सकती है। एक आपकी किताब में लिखा हुआ है साइनो एक्रिलेट ग्लू, वो भी लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें बहुत कम इस्तेमाल होते हुए देखिए, बाहर के ममालिक में होती है, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर नहीं होती। मगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सारी कंडीशन हो गई कि हमारे पास एपिथेलियल हीलिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना है। जब तक एपिथेलियल डिफेक्ट सही नहीं होगा उस वक्त तक हमारा जो बैक्टीरिया की दवाएं हैं कुछ भी है उस वक्त तक वो वुंड हील अप नहीं होगा। अब पहला स्टेप जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, बेटा आपके पास एक पेशेंट आया है और उसको बैक्टीरियल केराटिटिस लग रहा है, या आपको तो नहीं पता बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप यू विल डू? तो आपने बोलना है सर अगर यहाँ पे इन्फेक्टिव एलिमेंट फोकस नाइडस मुझे लग रहा है तो आई विल डू कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसको हम कहते हैं स्क्रैपिंग करेंगे। यानी आप आइडियली स्पीकिंग क्या करते हैं, हम पेशेंट को लैब लेके जाते हैं, लैब में से इस टिश्यू को निकालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। ठीक है, तो आपने ये जरूर बोलना है कि सर आई विल डू स्क्रैपिंग, ठीक है, और उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजूंगा मैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये बेटे कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट 3 दिन में आती है, बट उसी वक्त वो आपको ये बता देगा कि इज इट ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका जो पुराना स्टेन आपने पढ़े होंगे, 3rd ईयर में पढ़ के आए होंगे, वो जो भी मुझे याद नहीं है कौन कौन से होते हैं, लेकिन नटशेल ये कि वो स्टेन आपको 10 मिनट में बता देते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव की जो मैंने दवाएं बताई थी, सपोज पॉजिटिव की बात करते हैं हम, तो कौन कौन सी आती हैं जनाब? सेफिरोक्साइम आ जाती है, उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, बेसिट्रेसिन आ जाती है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जेंटामाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सेफ्टाजिडिन। सही है, अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला है, मैं कोई इतना चीता आदमी नहीं हूं, तो ग्राम पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला क्या है? BCDE। ठीक, B फॉर बेसिट्रेसिन, C फॉर सेफिरोक्साइम, D से भूल जाओ कुछ नहीं होता, E फॉर एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव के लिए GFC फैन आते हैं ना आजकल, और GFC रखना, G फॉर जेंटामाइसिन, F से फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड C से सेफ्टाजिडिन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, आसान सा, 2 भी बता दो तो बहुत है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप, सर मैं जाऊंगा CS भेजूंगा, कल्चर सेंसिटिव भेजूंगा, स्क्रिपिंग करूंगा, और एट द सेम टाइम मुझे पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा, देन आई विल स्टार्ट मेडिसिन। आई विल नॉट वेट फॉर द रिपोर्ट टू कम एंड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। ये जुमला जरूर बोलना, क्योंकि बेटे वो कहेंगे बेटा आपको 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, आपको 72 घंटे में, 72 आवर्स में, 72 आवर्स तक आप पेशेंट को कुछ नहीं देंगे। तो यस, आई विल स्टार्ट माई ट्रीटमेंट। और उसके बाद अब जब रिपोर्ट आई, अब रिपोर्ट आने के बाद सपोज उसने कहा कि जनाब उसमें कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निकला है, सपोज, लेकिन पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग योर ट्रीटमेंट, आप अपनी ट्रीटमेंट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि नहीं जी मैंने जो दवा दी थी वो इस रिपोर्ट के लिहाज से ग्राम नेगेटिव के अंदर एक खास बैक्टीरिया आ गया, उसमें सेंसिटिविटी ना दवाओं की लिखी भी आ जाती है, सेंसिटिविटी है, रेजिस्टेंट है, और पेशेंट इज प्लस माइनस चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन सर आई विल स्विच माई मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ये आपका बैक्टीरियल कैरेटाइटिस की मोटी मोटी इसमें सारी बातें हो गई। मैडम आप लोग जाना चले ना आप लोग, बस फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया के बाद बेटा आता है फंगल। वायरल मैं एंड में बताऊंगा, वायरल थोड़ा लंबा होता है तो मुझसे तो काम नहीं कुछ, बस ठीक। तो फंगल कैरेटाइटिस में बेसिकली स्ट्रोमा इन्वॉल्व होता है।
ठीक है, आप लोग अभी पढ़ के आए हैं फार्माकोलॉजी के अंदर भाई, वो इट्रोकेनाजोल, फ्लूकोनाजोल, नेटामाइसिन, एम्फोटेरिसिन भी, यही सारी ट्रीटमेंट है। एपिथेलियल डिफेक्ट होगा उसको अलग ट्रीट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फंगल केरेटाइटिस की जो स्टार्ट या पेशेंट प्रेजेंट करता है वो बहुत ज़बरदस्त बड़ी एडवांस स्टेज में पेशेंट आता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा स्ट्रोमा। और एक और ख़ास बात क्या होती है फंगल केरेटाइटिस में, कि इसमें आपको कहीं ना कहीं वो ये हिंट ज़रूर देगा कि पेशेंट जो है या तो फार्मर है या गार्डनर है, या वो काम करते हुए लकड़ी की मतलब कोई फांस उसको लग गई। इसे कहते हैं वेजिटेटिव ट्रॉमा। याद रखिएगा, अगर किसी एमसीक्यू में वेजिटेटिव ट्रॉमा, बड़े स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी शायद, वेजिटेटिव ट्रॉमा आ जाए, फूल, कांटा, गार्डनर, फार्मर, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए बेटे, ये वो आपका कैच है कि जिससे आप बोलेंगे दिस इज अ फंगल केरेटाइटिस। ठीक है, चीज़ें वही होती हैं, आपने ट्रीटमेंट वही करनी है। देन कम्स जनाब वायरल, यस वायरल वायरल वायरल। अच्छा, वायरल के बाद एक और होता है प्रोटोजोल ए कैंथमीबा, वो भी मुझे याद कौन दिलाएगा, अब याद है, भूल जाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब हम वायरल केरेटाइटिस पढ़ रहे हैं। वायरल केरेटाइटिस में दो मशहूर हैं, ठीक है। एक्चुअली देखो, एक तो होता है एडिनो वायरल, जिसको हम पिंक आई के नाम से भी कह देते हैं, एक्चुअली वो वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एडिनो वायरल। एडिनो वायरल क्या करता है कि ये अगेन हम अभी उसी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, उसी फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं, ये एपिथेलियम रही, ये एंडोथेलियम रही। ज़्यादातर ना एडिनो वायरल केरेटाइटिस इस एरिया को इन्वॉल्व करता है, ठीक। उसमें छोटे 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 बबल्स बन जाते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोसिस्ट, ठीक है। और फिर बिल्कुल एपिथेलियम के नीचे इसको कहते हैं पंक्टेट एपिथेलियल केरेटाइटिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। ये खास वो लफ्ज़ हैं जो हम यूजुअली वायरल केरेटाइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो यूजुअली इनके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं है। इनको आइडली स्पीकिंग सिर्फ टॉपिकल एंटीबायोटिक से टीयर सब्स्टिट्यूट ट्रीट करते हैं। ऑल्दो वी डू गिव स्टेरॉइड विच इज़ अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। स्टेरॉइड शुड नॉट बी गिवन। आप स्टेरॉइड को एग्जाम में मेंशन मत कीजिएगा। आप बोलिएगा मैं एंटीबायोटिक्स दूंगा या दूंगी क्योंकि सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, और टीयर सब्स्टिट्यूट। डू नॉट मेंशन स्टेरॉइड्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो एग्जाम में नहीं बोलना होता। अच्छा, उसके बाद जनाब आपके पास आ गया अब मशहूर मारूफ हर्पीस सिंप्लेक्स एंड हर्पीस जोस्टर, ठीक है भैया। अगेन हर्पीस सिंप्लेक्स मुख्तलिफ, जोस्टर की बाद में बात करते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स मुख्तलिफ लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक। हर्पीस सिंप्लेक्स का जो पहला स्टेप हर्पीस HS1 HS2 आप लोगों को पता है, वो 1 जो होता है वो अबव दी वेस्ट करता है, 2 जो है वो बिलो वेस्ट करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद कर लिए। अच्छा, अब हर्पीस सिंप्लेक्स केरेटाइटिस की जो पहली स्टेज होती है उसको हम कहते हैं जनाब एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट, एपिथेलियल केरेटाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम एपिथेलियम एंड गो बियॉन्ड। सबसे पहले इसमें क्या होता है जनाब, इसमें एक छोटे छोटे माइक्रोसिस्टिक एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेट्स होती हैं। बट याद 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 रखें कि हर्पीस चाहे सिंप्लेक्स हो चाहे जोस्टर हो, इसका जो अल्सर होता है उसका एक बड़ा टिपिकल नाम होता है जिसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक अल्सर, ठीक है। डेंड्राइटिक अल्सर, ये आपका जो होता है अल्सर खास तौर पे हर्पीस पे होगा। ऑल दो सिंप्लेक्स एंड जोस्टर में एंड में थोड़ा फर्क होता है कि जोस्टर के जो होते हैं, जो टर्मिनल बल्ब होते हैं वो थोड़े फूले भी होते हैं, सिंप्लेक्स के नहीं होते हैं। ऐसे ही होता है साक्षी, सही है ना। हाँ, जोस्टर के जो होंगे ना वो एंड में थोड़ा सा गुम्बड़ बन जाएगा, लेकिन सिंप्लेक्स कैसा नहीं होता। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट वी स्टार्ट कहना चाहिए कि अगर बैठना चाहो जबरदस्ती नहीं। हाँ, तो हर्पीस सिंप्लेक्स केरेटाइटिस की एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब कि डेंड्राइटिक अल्सर होगा। इफ दिस डेंड्राइटिक अल्सर विल नॉट बी ट्रीटेड तो इट विल कन्वर्टेड इनटू अ जियोग्राफिकल अल्सर। जियोग्राफिकल वो जियोग्राफी से ही होता है। भाई मेरी अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत है, मैसेज में भी वो ऑटो करेक्ट कर देता है। खैर, तो जियोग्राफिकल अल्सर, ठीक है, पहले डेंड्राइटिक बनेगा फिर जियोग्राफिकल अल्सर बनेगा। अच्छा, इसके बाद कभी कभार दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियम, सही है, लेकिन कुछ सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट आने यहां शुरू हो जाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट आएंगे, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, कॉर्निया की क्लियरिटी खराब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, सही। अब इसकी ट्रीटमेंट यही देख लीजिए। एपिथेलियल केरेटाइटिस इन हर्पीस सिंप्लेक्स केरेटाइटिस ट्रीटमेंट क्या होगी जनाब, टॉपिकल एसाइक्लोवर। टॉपिकल एसाइक्लोवर 5 दफ़ा दिन में देते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं 3 दफ़ा भी दी जाती है। आप लोग अभी 5 दफ़ा ही बोलेगा, नहीं नहीं रिसर्च सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई।
उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेरॉइड नहीं देने आपने, क्योंकि बेटे यहां पे एपिथेलियल डिफेक्ट बन गया है। स्टेरॉइड फंगस बढ़ाता है ग्रोथ, स्टेरॉइड वायरल ग्रोथ बढ़ाता है, और स्टेरॉइड एपिथेलियल हीलिंग को रोकता है। तो आपने एपिथेलियल केराटिटिस में स्टेरॉइड नहीं बोलना। एपिथेलियल केराटिटिस खुदा ना खास्ता नहीं ट्रीट हुआ, अगला आगे गया तो जनाब वो एंडोथीलियम को डैमेज करेगा। इसको दो नाम कहते हैं, एक इसका नाम है डिस्की फॉर्म केराटाइटिस, ठीक है, या इसको कुछ लोग एंडोथीलाइटिस भी कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, एंडोथीलियम इन्वॉल्व हो गई। आपको मैंने बताया था एंडोथीलियम का काम क्या है। एंडोथीलियम का काम होता है पंपिंग एक्टिविटी टू मेंटेन दिस एरिया ड्राई। जब एंडोथीलियम खराब हो गया तो अब यहां पे पानी आना शुरू हो जाएगा, तो खास बात क्या होती है, स्ट्रोमल एडीमा बन जाता है। स्ट्रोमल एडीमा होगा, एपिथेलियल एडीमा बन जाएगा। यहां पे एक और बुक लिखती है क्लब्स वेजली रिंग के नाम से, डब्ल्यू से आता है बेटा, डब्ल्यू ऐसी कुछ नाम है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो उस फोकस के अराउंड जमा हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अगर वेजली रिंग एमसीक्यू में आ जाता है तो आप कह दीजिए, मजीद इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्की फॉर्म केराटाइटिस, एंडोथीलाइटिस एक ही चीज है। वंस दिस हैपन, अब आपको जनाब अब आपको स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन लिख रहा था मैं, सॉरी, स्टेरॉइड ऐड करने हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपको स्टेरॉइड देना है, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि मेरा एपिथेलियल डिफेक्ट कितना बड़ा है। अगर ज्योग्राफिकल टाइप है तो फिर आपने पोटेंसी कम करनी है, या फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कम करनी है। लेकिन डिस्की फॉर्म तक जाने के बाद ये बुक में लिखा हुआ है, लिहाजा आप जरूर मेंशन कीजिएगा। डिस्की फॉर्म हो गया बेटा, एपिथेलियल केराटाइटिस हो गया, बीच में बच गया स्ट्रोमा। थर्ड स्टेज में आती है, इसको हम कहते हैं जनाब नेक्रोटाइजिंग, हाँ बोल दो कोई नहीं, ऐसे नेक्रोटाइजिंग इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था ना, जितना अंग्रेज जितना लंबा नाम रखता है उसमें उतनी एक्सप्लेनेशन होती है। नेक्रोटाइजिंग मतलब अब उसमें नेक्रोसिस शुरू हो रहा है, अब उसकी थिनिंग शुरू हो जाएगी, अब उसमें स्ट्रोमा में मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। और इंटरस्टिशियल मतलब बेटा दिस इज द इंटरस्टिशियल टिश्यू, ठीक है, और केराटाइटिस इज इंफ्लेमेशन। यहां पर जब नेक्रोटाइटिस इंटरस्टिशियल आ गया, अगेन आपने यहां पर स्टेरॉइड देनी है, कीपिंग इन माइंड यस पीपल डू डेवलप एपिथेलियल डिफेक्ट ओवर हियर, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेरी कहना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसके बाद जनाब नेक्रोटाइजिंग केराटाइटिस के बाद अगर खुदा ना खास्ता यहां भी नहीं हुआ तो फिर परफोरेशन हो सकती है, सही। उसके बाद जनाब अगर वो यहां से नेक्रोटाइजिंग हो गया और फिर पीछे चला जाता है, एक बीच में और थी न्यूरोट्रॉफिक, यस न्यूरोट्रॉफिक, चौथी स्टेज होती है न्यूरोट्रॉफिक। एक बात बताना मैं आपको भूल गया, सॉरी, हर्पीज सिंप्लेक्स केराटाइटिस में कोई भी एग्जामिनेशन जो आप कर रहे होंगे, आपको लगा यार मुझे लग रहा है हर्पीज सिंप्लेक्स है, आई वुड लाइक टू स्टेन दैट। देखे ना वो आपको जो एपिथेलियल डिफेक्ट था, साक्षी ने समझ गई, अच्छा, जो वो एपिथेलियल डिफेक्ट था, मैंने आपको कहा था ना ये एक डेंड्राइटिक पैटर्न बनेगा या ज्योग्राफिकल से बनेगा। तो सबसे पहले हमारी पता है क्या इंस्टेंट, मेरी इंस्टेंट ये होती है, मैं फॉरन फ्लोरेसिन डाल देता हूं। फ्लोरेसिन डालते हैं, बेसिकली फ्लोरेसिन में एल्केन या टॉपिकल एनेस्थेटिक होता है। नेवर यूज टॉपिकल एनेस्थेटिक अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मुझे हर्पीज सिंप्लेक्स केराटाइटिस पेशेंट में लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्नियल सेंसेशंस रिड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, कॉर्नियल सेंसेशन इसमें रिड्यूस होती हैं, और इसकी वजह से चौथी स्टेज जो इसके अंदर आती है हर्पीज सिंप्लेक्स केराटाइटिस में, उसमें चौथी स्टेज का नाम होता है जनाब न्यूरोट्रॉफिक केराटाइटिस। न्यूरोट्रॉफिक परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट बन जाता है। एपिथेलियल डिफेक्ट की मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या करना होता है। टॉपिकल आपने दवाएं देनी है, या बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगाना है, म्योटिक मेम्ब्रेन लगानी है, या फिर आपने टेक्टोनिक लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्टिव इन्फेक्शन है या क्रॉनिक हो गया। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थैंक यू, अच्छा न्यूरोट्रॉपिक, हेश आता है ना, हाँ न्यूरोट्रॉफिक। और फाइनली बेटा क्या होता है कि वो वायरस घुसता घुसाता एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है, और इसको कहते हैं आराइडोसाइक्लाइटिस। तो ये 5 स्टेजेस कह लीजिए, या 5 कहना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन स्टेज कह लीजिए, ये हर्पीज सिंप्लेक्स में होती है। ट्रीटमेंट आपको समझ आ गई, हर स्टेप पे मैंने बता दिया आपको कि यस यू नीड टू गिव एंटीवायरल। स्टेरॉइड सिर्फ उस वक्त देंगे जब हमारे पास इसके पीछे लीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सारा कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, खाली एंटीवायरल बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जब वो स्ट्रोमा और एंडोथीलियम इन्वॉल्व कर लेना, तो आपने सिस्टमिक भी देनी है, ओरल एंटीवायरल भी देनी है। वो मेरे ख्याल से 500 मिलीग्राम की टैबलेट, 800 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, है ना, एसाइक्लोविर 800, ऐसी भाई 800 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, बस आप इतना बोल देंगे बहुत है, ऐसी ना, हाँ। अच्छा, दैट वाज अबाउट हर्पीज सिंप्लेक्स। आप लोग जाने चले चले जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जबरदस्ती आप लोग कहेंगे अब तो फंस गए आके। अच्छा, हर्पीज सिंप्लेक्स के बाद
हर्पीज सिंप्लेक्स के बाद हैं, नहीं नहीं मैडम ये वाला मशहूर हो जाऊंगा। अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत नवाजिश मैडम आपकी। बस मैंने पंखा बंद किया, मैं चाह रहा हूँ लेक्चर ख़त्म हो जाए, 25 मिनट तो हो गया, लेकिन ये ब्रेक में जाती मैडम, एक साथ नहीं जाती, 6 मिनट 50 सेकंड ना, उससे ऊपर नहीं जाती। चलो कोई बात नहीं। हाँ ये 4th ईयर के, तुम लोग बेच मत देना मेरे लेक्चर्स। अच्छा हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज जोस्टर। अच्छा हर्पीज जोस्टर का मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आंख को डिवाइड कर देना ऐसे, इसका आ गया एक्टिव, ये आ गया क्रॉनिक। इससे पहले हर्पीज जोस्टर में क्या होता है बेटा कि मैं अगर आपको यहाँ चेहरा बना के दिखाऊं पेशेंट का, किसी का भी, ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह, तो जनाब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू 5th नर्व, उसमें जो बाकायदा डिविजन होती हैं 1 2 3। तो हर्पीज जोस्टर में ख़ास तौर पे डर्मेटोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बुक में या एमसीक्यू में आता है, अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले इसमें बड़ी मुझे मुश्किल होती थी या करने में। सबसे पहले क्या होगा, जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन होती है सबसे पहले वो यह क्या होता है, रेड होता है। इसको हम क्या कहेंगे, रेड होगा तो एरिथमेटस, ठीक, एरिथमेटस होगा। लाल होने के बाद क्या हो जाता है जनाब, वो एरिया थोड़ा सा फूल जाता है, सरफेस से उड़ जाता है, उसको हम कहते हैं मैक्यूलो पैप्यूलर रैश। अब वो जनाब लाल हुआ, सरफेस उड़ गया, इन्फ्लेमेशन आई, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड आया, पानी जमा हो गया, क्या हो गया भाई, वेसिकल्स। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड और जमा हुआ, ट्रांसयूरेट एक्सूरेट वाली बात, जमा हो गया पस, आपने कह दिया पस्चूल। जब पस आ गई तो क्या होता है, या तो आप मतलब वो पेशेंट फाड़ देगा, या क्या होगा खुद फट जाती है। जब वो फट जाती है तो क्या हो जाती है, अगली स्टेज क्रस्टिंग। क्रस्टिंग के बाद क्या होता है, नीचे पूरा वो एरिया क्या हो जाता है, स्कार। इसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हेमरेजिक स्कार। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो हेमरेजिक ब्लड वाला स्कार आएगा। फाइनली जनाब वहां क्या होता है, बस बन गया, स्कार हो गया, ठीक है। तो ये पूरी स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये पूरा इसका सीक्वेंस होता है। आई में क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो मैं आई की डायग्राम बना रहा हूं और इसमें आपको बताता हूं कि एक्यूट और क्रॉनिक में क्या क्या चेंजेस आती रहेंगी। वही एक्यूट चीज क्रॉनिक में कन्वर्ट कैसे होगी। ये लीड रही, ये नीचे वाला सारा पोर्शन क्रॉनिक का है, ठीक। चलो मैं इसी बना देता हूं। उसके बाद जनाब ये कंजंक्टिवा आ गया, इसका कंजंक्टिवा आ गया, ये कंजंक्टिवा आ गया, कंजंक्टिवा आ गया, ये कॉर्निया आ गया। जी जी आ जाए जो भी आ रहा है। और ये तो लेंस बना दिया मैंने, देखा आप लोगों ने बातें कर करके ना मुझे। ये बन गया कॉर्निया, ठीक है भाई। हर्पीज जोस्टर जो होता है वो यहां से चलें तो कंजंक्टिवा इन्वॉल्व करता है, एक्टिव क्रॉनिक। एक्टिव में वो क्या करेगा, कंजंक्टिवाइटिस। क्रॉनिक में वो क्या करेगा, सब कंजंक्टिवल स्कार। बहुत सिंपल बात है, यू हैव गॉन थ्रू ये पैथोलॉजी, आप उसी चीज को कर सकते हैं एक्सप्लेन। यहां इन्फ्लेमेशन थी, क्रॉनिक में स्कार बन गया। उसके बाद बेटा क्या होता है, यहां पे स्क्लेरा होता है, सही। वो क्या करेगा, स्क्लेराइटिस, ठीक है, स्क्लेराइटिस करेगा। क्रॉनिक में क्या होगा, जब कभी इन्फ्लेमेशन होगी वो एरिया थिन हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफी। तो उसको कहते हैं स्क्लेरल एट्रोफी हो जाएगी या एट्रोफिक स्क्लेरा हो जाएगा। उसके बाद कॉर्निया पे आइए, कॉर्निया की एपिथेलियम इन्फिल्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका सब एपिथेलियम इन्फिल्ट्रेट बनता है। उसके बाद जनाब क्या होता है, वही वाली सारी बात, इसके खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है निम्यूलर केरेटाइटिस, ठीक। उसके बाद स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया, मैं गलत हूं तो बताते रहना, ठीक। स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया। इन सारी चीज़ों को अगर आप क्रॉनिसिटी में जाएं तो क्या होगा, ओपेसिटी स्कार मतलब हो गया। और न्यूरोट्रॉफिक केरेटाइटिस जो उसमें हुआ था सिंप्लेक्स, दोनों वायरस है ना, दोनों सेम काम करेंगे, तो न्यूरोट्रॉफिक केरेटाइटिस, ठीक। और पीछे जाएगा जनाब, और पीछे जाके वो पैन यूवेटिस भी कर सकता है। याद रखो पैन यूवेट, पैन मींस होल, वो हम यूवेटिस से मजीद डिटेल में बात करेंगे। पैन यूवेटिस में क्या होता है कि होल एंटीरियर चैम्बर और ये आपका विट्रस और फिर रेटिना, ये सब के सब इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट हर्पीज सिंप्लेक्स एंड हर्पीज जोस्टर, ठीक है भाई। एक चीज बस यहां पे रह गई हमारे पास, डॉक्टर साहब ये जानना चाहें तो चले जाएगा, आके फंस मत जाएगा। अब बच्चे कहेंगे बार बार एक ही बात करें, बेटा वो बार बार लोग आ रहे हैं ना, तो मैं उन लोगों को बार बता रहा हूँ, आके वो ना हो जाए। चलो अब बच गया खास मशहूर एकैंथमीबा, ठीक है। एकैंथमीबा इज अ पैरासाइट, प्रोटोजोआ है,
ठीक, एक एंथमीबा के लिए एमसीक्यू में लॉन्ग आंसर में तो लॉन्ग आंसर आते नहीं आपके पास, ये वाइवा में वो आपको एक हिंट ज़रूर देगा, 2 हिंट दे सकता है वो आपको। एक हिंट क्या देगा कि जनाब कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र देगा और आपको टैप वाटर देगा, यही है ना, टैप वाटर और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र। तो बेटा ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी एक क्लू आ जाए तो आपके पास सबसे पहले खतरनाक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज एक एंथमीबा। ठीक है, एक एंथमीबा वैसी इन्वॉल्वमेंट करेगा तो, लेकिन थोड़ा सा सिविरिटी तेज होती है, वो मैं बता दूं आपको कैसे होती है। इसमें जनाब इन्फिल्ट्रेट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जो एपिथेलियम होती है वो इरेगुलर हो जाती है और उसके बाद इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं छोटे छोटे छोटे। अब इन्फिल्ट्रेट की खास अपीयरेंस होती है, वो ऐसे ना अंगूठी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, रिंग एप्सिस, इसलिए इसको रिंग एप्सिस कहते हैं। और जब रिंग एप्सिस बनता है तो एप्सिस के सराउंडिंग एरिया जो होता है ना वो थिन होना शुरू हो जाता है और यहां से फिर वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि अगर उसको सही तौर पे ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो एप्सिस बन सकती है, एप्सिस बन सकती है, एप्सिस तो बन गई है, अब वहां से थिनिंग हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक एंथमीबा। इसकी दवाएं बहुत खतरनाक किस्म की होती हैं, ठीक है। ओह यस, थैंक यू वेरी मच। मैंने रट्टा लगाया था लेकिन तो आप लोग बातें तो नहीं करते ना, भूल गया। तो बेटा इसमें एक लफ्ज आता है रेडियल कैरेटोन्यूराइटिस, किताब में साइज में लिखी हुई है लेकिन आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लंबा नहीं लिख रहा, मैं मिस कर गया, थैंक यू। कॉर्नियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, दे आर रेडियली ओरिएंटेड, वो फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं ना वो उसके अराउंड आ जाते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, ऐसी होती है। तो दिस इज नोन एज रेडियल कैरेटोन्यूराइटिस। ट्रीटमेंट कौन कौन सी है? यस, यू नीड टू गिव एंटीबायोटिक्स, लेकिन असल जो इसकी ट्रीटमेंट है उसको अमीबासाइड्स मेडिसिन दे, अमीबासाइड्स कहते हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं? पॉली, हेक्सा, मीथिलिन, बाइगोनाइड, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, क्लोरेक्सिडीन। आप देखें अगर इंशाल्लाह अगर आप लोग आई में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे देन यू नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल परसेंटेज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इन नामों को याद रखना बड़ी बात है, हमसे नहीं होते। पॉलीहेक्सा हेक्सा मीथिलिन बाइगोनाइड, क्लोरेक्सिडीन, हेक्सामिडीन और आइसोथियोनेट प्रोपामेडिन, बस इन दवाओं के नाम याद रखिएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर एक पेशेंट आ रहा है कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है, उसने जनाब टैप वाटर से हाथ मुंह धो लिया है और उसके बाद आपके पास आया है और वो आपको अपीयरेंस मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहन में क्या रखना है? एक एंथमीबा। एक एंथमीबा के लिए लास्ट पॉइंट जो बुक में लिखा होता है, हम पढ़ते भी हैं भूल जाते हैं, कि पेन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू साइन। मतलब ये हुआ कि मैं आऊँ और मैं बोलूँ कि जनाब मुझे आँख में खुदा ना खास्ता हो गया इन्फेक्शन और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल अपनी आँख खोल भी नहीं पा रहा, आप देखें, आप कहें यार इतना इन्फिल्ट्रेट इसमें नहीं लग रहा जितना ये कंप्लेन कर रहा है, तो वो जो टर्म है ना वो एमसीक्यू के लिए, मैं देखें क्योंकि आपने एमसीक्यू भी करने, आपने वाइवा के अंदर वो स्टेटमेंट भी लिखी हुई होती है कभी, तो इसके लिए ये जुमला याद रखिएगा, पेन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब कि ये जितना आपको इसके साइन नजर आ रहे हैं वो साइन की बुनियाद पे पेशेंट कंप्लेन ज्यादा कर रहा है। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, एक एंथमी, मैंने पाकिस्तानी फिल्मों की तरह 3 बार बोल दिया इसलिए, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट ऑल अबाउट कैरेटाइटिस, ठीक है। कैरेटो इसके मुतालिक, इसके अलावा और यूजुअली कॉर्निया में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं आते। यस, कैरेटोकोनस आ रहा है, इसकी कैरेटोकोनस क्यों आ रहा है? क्योंकि कैरेटोकोनस की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल ना, तो नई नई चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। कैरेटोकोनस क्या होता है? कहना चाहिए कैरेटोकोनस, बच्चों को बताना चाहिए, है ना। कैरेटोप्लास्टी तो इंपॉर्टेंट नहीं होता अंडर ग्रेजुएट पे, ठीक। कैरेटोकोनस भैया कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कैरेटोकोनस में हाँ ये भी खत्म हो गया। कैरेटोकोनस बेटा ये स्ट्रोमा हो गया। अब तो तुम लोग मेरी डायग्राम देख के समझ गए होगे ना, कितनी खूबसूरत डायग्राम होती है मेरी गैलरी में लगने वाली सारी तस्वीरें, मेरी घर की गैलरी में। अच्छा, स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है बेटा, याद है मैंने आपसे कहा था अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर, तो कैरेटोकोनस इज ऑल अबाउट कोलेजन फाइबर। जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग ये कॉर्निया स्पेशलिस्ट के सामने डिस्कशन मत करना इन बातों का, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह अच्छे अच्छे कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे बेटा, समझ जाओ, मुझे कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। अच्छा, तो ये मेरी अपनी क्योंकि मेरी सब स्पेशलिटी कॉर्निया नहीं है, तो ऑल्दो थोड़ा बहुत सीखने को मिला,
तो मैंने समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपनी कुछ बेसिक्स बना ली, जो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गलत नहीं है। तो 3-4 लोग बैठे हुए यहाँ पे, गलत हो तो मुझे बता देना। और ये कॉर्निया स्पेशलिस्ट के साथ ही बैठे हुए, ये वाली तो लाडली है और आप तो पुरानी है। खैर, तो भाई ये स्ट्रोमा में कोलेजन फाइबर अरेंजमेंट ख़राब हो गई। जब उनकी अरेंजमेंट ख़राब हो गई तो देखो भाई, एक बड़ी कॉमन सी बात है, हम लेसिक में लोगों को बताते हैं कि लोग कहते हैं कि जी आप लेसिक बार बार करेंगे क्या, नहीं कर सकते। तो एक डोम होता है ना किसी भी एरिया का, तो कॉर्निया इज लाइक अ डोम एंड रिमूविंग एक सलाख, 2 सलाख, 3 सलाखें, यह है लेसिक प्रोसीजर। मैं जितनी सलाखें निकालता चला जाऊंगा उतना वो डोम वीक होता चला जाएगा। इसी तरह से कोलेजन फाइबर जितने कम होते चले जाएंगे, थिन होते चले जाएंगे, डीजेनरेट होते, सॉरी खराब होने शुरू हो जाएंगे, डीजेनरेट कहेंगे, डीजेनरेट कहेंगे, हाँ जो भी हो जाएंगे। कोलेजन फाइबर थिन आउट होते हैं तो हमारे स्ट्रोमा जो है वो फिर थिन होना शुरू होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से एरिया से हो रहे हैं, वहां का स्ट्रोमा थिन हो जाएगा। और यूजुअली ये सेंट्रल नहीं होता। बुक में एक लफ्ज लिखा ही जाता है पैरासेंट्रल, इसकी डेफिनेशन में है, आप भी कहेंगे पता नहीं अजीब किस्म की डेफिनेशन है। पैरासेंट्रल एपिकल कॉर्नियल प्रोट्रूजन, ठीक है। पैरासेंट्रल सेंटर से कहीं यहां होगी, ठीक है। एपिकल मींस कॉर्निया फट करके बाहर निकल आएगा, सेंट्रल पोर्शन, ठीक। और कॉर्निया में प्रोट्रूजन मींस वो बल्ज कर रहा है। इसमें 2-3 मोटी मोटी बातें क्या होती हैं कि हम जब अब जब डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं बेटा, तो ऐसा लगता है कि ऑयल का एक ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है। उसको ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स कहते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऑप्थेल्मोस्कोप लगाया और पेशेंट का ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स आ गया तो कौन सी बीमारी होगी। एक होती है रेटिनोस्कोप, जैसे चश्मा हम नंबर निकालते हैं। रेटिनोस्कोप एक लंबी सी लाइट आंख में थ्रो करता है, हम लेफ्ट जाते हैं तो वो कभी राइट जाएगा कभी लेफ्ट जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन चश्मे का क्या नंबर है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन कभी कभार इसमें ना सिजर रिफ्लेक्स आता है, 2 कैंचियां खिंच 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 कर रही हैं, सिजर रिफ्लेक्स ऑन रेटिनोस्कोपी, ठीक है। सिजर का एंड में क्या आता है आर, तो रेटिनोस्कोप का शुरू का आर, तो ये याद रखना सिजर रिफ्लेक्स मिलेगा रेटिनोस्कोप में, ऑयल का ओ एंड ऑयल से ऑप्थेल्मोस्कोप। तो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करेंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, और रेटिनोस्कोप करेंगे तो सिजर रिफ्लेक्स, सिजर कैंची वाला, ठीक। इसके बाद जब हम उस पर देखते हैं स्लिट लैंप पे, तो स्लिट लैंप पे क्या आता है भैया, वॉक लाइन, ठीक है। डीप वॉक लाइन नहीं होती, वॉक लाइन स्ट्रोमा के अंदर होती है। ये आपको ज्यादा डिटेल नहीं करनी, अभी जो डिटेल वाले काम है वो मैं आपको बता रहा हूं। और पेशेंट को बोलते हैं नीचे देखो, जब वो नीचे देखता है तो कॉर्निया जो बल्ज हुआ वो होता है ना, वो लिड को प्रेस करता है, एंड दैट इज नोन एज मॉन्सन साइन, MUNSON', मॉन्सन साइन, ठीक है। ऊपर देखेंगे नीचे देखो तो वो जो बल्ज हुआ कॉर्निया होगा वो लिड में डिप पैदा करता है, तस्वीर बनी हुई बुक के अंदर। अब इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है, पहली ट्रीटमेंट क्या होगा, हाँ वेरी गुड थैंक यू। और बेटा ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो अपनी आंख को रगड़ते रहते हैं। तो आप लोग जो मोबाइल यूजर, आप तो नहीं करते होंगे बेटा, ठीक है। मैं तो अपने बच्चों, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, आपने तो बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करते, आप तो लेक्चर ही मोबाइल पे नहीं सुन रहे होंगे ना। तो आप टीवी पे आपने इसको कर दिया होगा, क्या करते हैं वो, मेरी बेटी टीवी पे कर देते ना, वो कुछ कर देते ना टीवी पे, हाँ वो फिर मोबाइल टीवी पे आ जाता है ना। लेकिन बेटे कभी व्हाट्सअप चेक करें उसको टीवी में शिफ्ट मत कीजिएगा। अच्छा वो घर वाले कहेंगे ये तो कह रहे थे हम पढ़ रहे हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, भूल गया मैं। यस ट्रीटमेंट, अच्छा हाँ, वो जो केरेटोकोनस होता है रगड़ने वाले एलर्जिक वाले बच्चे, अमूमन दोनों बच्चे आते हैं। अच्छा इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या है जनाब, कॉर्नियल टोपोग्राफी, ठीक है। ये सब आपके एमसीक्यूज की तैयारियां हो रही हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले क्लासेस दे देंगे, अगर माइल्ड है चश्मे का नंबर हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या होती है जनाब, हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज, हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। वो रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आते हैं, वो कॉर्निया की शक्ल को थोड़ा सा मेंटेन रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक थेरेपी हो रही जो आजकल बड़ी मशहूर है CXL के नाम से, कॉर्नियल क्रॉस लिंकेज। इसमें हम विटामिन B12 राइबोफ्लेविन वो डालते हैं और उसके बाद फिर हम रेडिएशन एक्सपोज करते हैं। वो कौन सी हैं छोड़ दें, कितनी देर तक करते हैं छोड़ दें, कौन से प्रोटोकॉल से छोड़ दें। आपने बस राइबोफ्लेविन डालना है और पेशेंट का लेजर करते रहना, तो वो कोलेजन फाइबर को स्ट्रेंथन अप कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है बेटा कि बाकायदा ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर ना हम कुछ रिंग्स डाल देते हैं, इंट्रास्ट्रोमल कॉर्नियल रिंग्स, इसको इनलेज भी कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में इसमें नाम लिखा हुआ है। ऑल्दो दिस इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, हर कोई करता भी नहीं है, मुझे नहीं आता ये वाला प्रोसीजर करना, ठीक, लेकिन बाकी कर लेता हूं। तो कैन नटशेल ये कि आपको
ये नाम आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। फाइनली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, ठीक है, फाइनली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट, आई थिंक कॉर्निया की काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कॉर्नियल की जो डीजनरेशंस हैं, मेरा नहीं ख्याल उसको याद रखें, वो मुझे तो याद नहीं रहती, आप लोगों को शायद याद रहती है। उसके लिए कॉर्नियल स्पेशलिस्ट से रजू करें, तमाम बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है बच्चों, कॉर्निया हो गया। अगला स्क्लेरा है। स्क्लेरा कैसा करेंगे हम? स्क्लेरा को रेड आई में पढ़ लेंगे, क्योंकि स्क्लेरा के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्लेराइटिस, वो रेड आई में आ जाएगा। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।